हेलो एवरीवन। हम लोग जो इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं किसके बारे में, कंक्रीट मटेरियल्स के बारे में। ठीक है। कंक्रीट के बारे में देखिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है ना, क्योंकि ये एकदम बेसिक चीज़ है। अभी के समय में अगर कोई भी तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पे आप देखिएगा कंक्रीट जरूर मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, तो ये हमारा जो है कंक्रीट है। कंक्रीट तो आप जानते ही है। ये हमारा कंक्रीट जो है ये किस किस चीज़ का मिक्सचर है। ठीक है। तो कंक्रीट में मेनली हमारा क्या होता है, कंक्रीट में मेनली हमारा जो है सीमेंट होता है। आप यहाँ देख सकते हैं सीमेंट होता है, एग्रीगेट होता है, सैंड होता है, वाटर होता है। एग्रीगेट हमारा दो तरह का होता है। जो बड़ा बड़ा गिट्टी होता है जिसको पत्थर टाइप होता है वो हमारा कोर्स एग्रीगेट है, और जो बालू होता है वो हमारा क्या फाइन एग्रीगेट है। तो कंक्रीट में हमारा मेनली जो है क्या क्या पाया जाता है, सीमेंट पाया जाता है। ठीक है। एग्रीगेट पाया जाता है। एग्रीगेट में भी हमारा दो तरह का हो जाएगा, एक फाइन, ठीक है, जिसको आप सैंड कहते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, कोर्स एग्रीगेट हो जाएगा। ठीक, इसके साथ साथ हमारा जो है वाटर पाया जाता है और एडमिक्सचर भी पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक ना। एडमिक्सचर हम लोग जो है अपना पर्पस के अनुसार देते हैं। तो मेनली हमारा कंक्रीट में इतना सारा चीज पाया जाता है। ठीक। अब देखिए आपको एक और बात यहाँ पे समझाते हैं। कंक्रीट में दो चीज होता है, एक वेदर का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है। वेदर में हमारा दो तरह का मौसम होता है। कौन कौन सा, एक हॉट वेदर होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, कोल्ड वेदर होता है। ठीक है। तो अगर हमारा जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो उसको हॉट वेदर कहेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हो गया उसको कोल्ड वेदर कहेंगे। तो जब हम लोग हॉट वेदर में कंक्रीटिंग करेंगे तो उस समय हमको बहुत सारा बात का ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरह से कोल्ड वेदर में भी जब करेंगे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हॉट वेदर में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो है सबसे पहले तो टेम्परेचर का इफेक्ट ना हो, मटेरियल वैसा इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारा क्या हॉट वेदर में कंफर्टेबल हो। ठीक है। तो वो सारा चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। कंक्रीट को बनाएंगे, बनाने से जहाँ तक हम उसको प्लेस करते हैं, मिक्सिंग से प्लेसिंग तक के बीच का जो है हमारा टाइम इंटरवल को भी हमको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर गर्मी ज़्यादा है तो पानी हमारा जो बहुत तेज़ी से सूखेगा। बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए हम लोग जो है एक सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो करेंगे हॉट वेदर के लिए। उसी तरीके से कोल्ड वेदर में हमारे साथ क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, सिचुएशन कुछ और होगा। तो हम लोग जो है कंक्रीट के लिए वही सब मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जो कंक्रीट ये कोल्ड वेदर में ज़्यादा प्रिफरेबल हो। ठीक है। मतलब टेम्परेचर का यानी वेदर का बहुत ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये सब जो भी मटेरियल है, सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर, एडमिक्सचर, ये सब का कंक्रीट पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है मेन सिलेबस स्टार्ट होता है। ये हमारा क्या कहता है, इन्फ्लुएंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स। कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स में हमारा क्या हो जाएगा, सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर, ऑफ फ्रेश एंड हार्डेंड कंक्रीट। देखिए दो तरह का कंक्रीट है, एक फ्रेश है, एक हार्डेंड कंक्रीट है। फ्रेश कंक्रीट मतलब जिसको आप तुरंत अभी जो है मिक्स करके तैयार किए हैं, मसाला वसाला सारा मिला है, सीमेंट, बालू, गिट्टी, पानी सब मिला के तैयार किए, वो जो है एकदम फ्रेश है। ठीक है। तो वो हमारा क्या है, फ्रेश मिक्स है। ठीक है। हार्डेंड मतलब जब कंक्रीट कुछ देर आप उसको जमा दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, वो जम जाएगा तो वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे हमारा कंक्रीट तैयार होने के बाद उसको प्लेस कर देते हैं या फिर वहीं पे अगर छोड़ दीजिएगा तो कुछ टाइम के बाद वो हार्ड हो जाता है, तो वो हो गया हार्ड एंड कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट करने का मतलब क्या है, अभी तुरंत जो है सारा मसाला मिला के तैयार किए हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेश कंक्रीट हो जाएगा। ठीक, मतलब अभी उसको पुट नहीं किया गया। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारा मटेरियल है, सीमेंट, गिट्टी, ये सब का क्या क्या असर पड़ता है इस तरह के कंक्रीट में। तो सबसे पहला हमारा जो है वो क्या है, सीमेंट। ठीक ना। तो हम लोग सीमेंट को जो इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट तो आपका एकदम कंपलसरी किसी भी कंक्रीट में। सीमेंट जो इस्तेमाल करते हैं उसमें हम लोग दो तीन चीज देखते हैं। पहला तो हम लोग टाइप और फाइननेस देखते हैं। फाइननेस मतलब कि सीमेंट का पार्टिकल का साइज क्या है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, टाइप देखेंगे, और उसके बाद साथ साथ क्या देखेंगे, सीमेंट का फाइननेस भी देखेंगे। ठीक, तो टाइप और फाइननेस हमारा किस किस चीज पे असर करता है कंक्रीट में, इन्फ्लुएंस सेटिंग टाइम। आपका जो सीमेंट का जमने का टाइम है जिसको आप सेटिंग टाइम कहते हैं, उस पर असर डालता है कौन, टाइप और फाइननेस ऑफ सीमेंट। उसके बाद स्ट्रेंथ पे असर डालता है, और ड्यूरेबिलिटी पे, हमारा कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, वो सब किस पे डिपेंड करता है, सीमेंट के टाइप पे और फाइननेस पे। अलग अलग टाइप का सीमेंट है तो अलग अलग उस तरह का ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। और समझ में आ रही है? अब देखिए एक और बात बताते हैं, फाइननेस में हमारा एक चीज क्या होता है, फाइनर सीमेंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ हाइड्रेशन। फाइनर सीमेंट आपका क्या करता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है। और अर्ली स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर देता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन और अर्ली स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है कौन, फाइनर सीमेंट।
उसी तरह से हमारा दूसरा चीज जो सीमेंट में हम लोग देखेंगे वो है हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, हाई हीट की वजह से हमारा क्या देखने को मिल सकता है, क्रैकिंग देखने को मिल सकता है। हाई हीट की वजह से हमको क्या देखने को मिल सकता है, क्रैकिंग देखने को मिल सकता है। और लो हीट सीमेंट की वजह से हमको क्या देखने को मिल सकता है, थर्मल क्रैकिंग इन मास कंक्रीटिंग देखने को मिल सकता है। मास कंक्रीटिंग का मतलब हो गया आप बहुत ज्यादा भारी मात्रा में कंक्रीट तैयार कर रहे हैं या उसको एक जगह रख रहे हैं, तो वहां पे आपको थर्मल क्रैकिंग देखने को मिल सकता है। सॉरी, थर्मल क्रैकिंग को कम कर सकता है कौन, लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट हमारा थर्मल क्रैकिंग को कम कर सकता है। ठीक है, अगर हम लोग मास कंक्रीटिंग का काम करेंगे तो वहां पे हम लोग कैसा सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, लो हीट सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, मतलब ऐसा कंक्रीट, मास कंक्रीट का आपको ऐसे मतलब बताते हैं जहां पे हमारा भारी मात्रा में कंक्रीट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक ना, थोड़ा बहुत नहीं, भारी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, डैम बन रहा है, ठीक है, तो हमारा जो भारी मात्रा में कंक्रीट इस्तेमाल हो रहा है तो उसको हम लोग मास कंक्रीटिंग कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, लो हीट सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। क्यों सर, क्योंकि हाई हीट की वजह से हमको क्रैकिंग देखने को मिल सकता है, कंक्रीट फट सकता है। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम लोग देख लिए सीमेंट देख लिए। अब हम लोग जो है क्या देखेंगे, दूसरा मटेरियल देखेंगे। ठीक ना, दूसरा मटेरियल में हम लोग देखेंगे एग्रीगेट। हमारा एग्रीगेट जो है वो क्या करता है, कैसे कैसे असर डालता है, इन्फ्लुएंस करता है, वो देखते हैं। तो एग्रीगेट में हम लोग देखते हैं साइज और ग्रेडिंग, कि हमारा एग्रीगेट का साइज क्या है और उसका ग्रेड क्या है। बात समझ में आ रही है। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स रिड्यूस वॉइड्स। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट है तो वो क्या करेगा, वॉइड्स को रिड्यूस करता है, डेंसिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है, वाटर डिमांड को भी रिड्यूस करता है। बात समझ गए। तो हमारा जो है एग्रीगेट या की जो गिट्टी है उसका क्या देखेंगे, ग्रेड देखेंगे। अगर वेल ग्रेडेड रहेगा तो वो हमारा वॉइड्स को रिड्यूस करेगा, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। डेंसिटी इंप्रूव करेगा, ये भी अच्छा है हमारा। ठीक है, तो रिड्यूस वाटर डिमांड, वाटर डिमांड को भी रिड्यूस करेगा। लार्ज एग्रीगेट रिड्यूस सीमेंट कंटेंट एंड श्रिंकेज। ठीक, तो ये चीज हम लोग देख लेंगे, एग्रीगेट का साइज और ग्रेडिंग देख लेंगे। उसके साथ साथ हम लोग एग्रीगेट का शेप और टेक्सचर भी कैसे इन्फ्लुएंस करता है। राउंडेड एग्रीगेट्स इनहेंस वर्केबिलिटी। अगर आपका जो है राउंडेड एग्रीगेट है तो वो वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करता है। जबकि एंगुलर एग्रीगेट्स जो है वो क्या इम्प्रूव करता है, स्ट्रेंथ और बॉन्डिंग को इम्प्रूव करता है। तो आपको मालूम चल गया कि कंक्रीट तैयार करना है, अगर आपको वर्केबिलिटी अच्छा चाहिए तो आप क्या इस्तेमाल कीजिएगा, राउंड एग्रीगेट। राउंड एग्रीगेट मतलब वो गिट्टी जिसका कोना नहीं निकला हुआ। जैसे आप देखिएगा गिट्टी सब में ना साइड में यहाँ पे हमारा कोना निकला हुआ रहता है। ठीक है, तो राउंडेड में ये कोना निकला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपको वर्केबिलिटी अच्छा चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा, राउंड एग्रीगेट लेना पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रेंथ और बॉन्डिंग अच्छा चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एंगुलर एग्रीगेट लेना पड़ेगा, मतलब उसमें कोना निकला हुआ होना चाहिए। आपको ये भी मालूम चल गया किस सिचुएशन में कौन सा गिट्टी इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या है हमारा, मॉइस्चर कंटेंट पे भी असर पड़ता है। जैसे कि मान के चलो वाटर सीमेंट रेशियो पे ये असर डालता है। ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पे भी असर पड़ता है, किसके, एग्रीगेट के मॉइस्चर कंटेंट से। ठीक है, तो इसलिए हम लोग प्रीफर करते हैं कि हमारा जो है मॉइस्चर कंटेंट वहां ना रहे तो ज्यादा अच्छा है। अब जो है हम लोग बात करेंगे एडमिक्सचर का। ठीक ना, अब हम लोग किस चीज का बात करेंगे, एडमिक्सचर का बात करेंगे। ठीक है, तो एडमिक्सचर हमारा जो है कई तरह का देखने को मिलता है। एक हो गया वाटर रिड्यूसर, एक रिटार्डर, एक एक्सीलरेटर, एक एयर इंट्रेनिंग एजेंट। ठीक, तो इस तरह का हमारा जो है कई तरह का एडमिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है किसमें, कंक्रीट में। तो हमारा जो वाटर रिड्यूसर है, ठीक है, वाटर रिड्यूसर एडमिक्सचर जो है ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमारा वर्केबिलिटी इनहेंस हो सके, वर्केबिलिटी अच्छा हो सके, वाटर कंटेंट को कम कर सके। ठीक है, बात समझ में आ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ा सके। तो ये सब चीज के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वाटर रिड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं। रिटार्डर्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, सेटिंग टाइम को स्लो करने के लिए। रिटार्डर्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमारा जो भी सेटिंग टाइम है, आप कंक्रीट में पढ़िएगा सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम मतलब उसको जो जमने का समय लग रहा है। ठीक है, जब वो जमना शुरू हो जाएगा तो हमारा जो सेटिंग टाइम है उसको स्लो करता है। ठीक है, तुरंत जमने नहीं देता है। जैसे मान के चलो हम लोग कंक्रीट तैयार किए, वो फट से क्या हो जाता है, जमने लगता है, तो उसको जमने नहीं देना है। ठीक है, तो हमारा जो अगर सेटिंग टाइम कम करना है तो वहां पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, रिटार्डर का इस्तेमाल करेंगे। हॉट वेदर कंक्रीटिंग में जो है ये इस्तेमाल होता है रिटार्डर। ठीक है, अभी तुरंत आपको बोले ना कि टेम्परेचर का बहुत असर पड़ता है। जैसे हॉट वेदर में क्या होगा, पानी हमारा जो है बहुत तेजी से सूख जाता है। हॉट वेदर में हमारा क्या होता है, पानी जो है, चूंकि गर्मी ज्यादा है ना, टेम्परेचर ज्यादा है, पानी हमारा जो है बहुत तेजी से सूख जाएगा। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, रिटार्डर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि पानी तेजी से नहीं सूखे। अब जो है ये, इससे हमारा असर क्या पड़ता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे तुम कंक्रीट मिलाए। ठीक है, कोई जगह पे तुम कंक्रीट मिलाए और कोई जगह पे जाके तुम उसको रखे। ठीक ना, तो मिलाने के बाद जाके रखोगे तो भैया कुछ डिस्टेंस लगेगा जाने में, सॉरी कुछ टाइम लगेगा जाने में, फिर और भी बहुत सारा एक्टिविटी होता है। तो अगर तुरंत जम गया तो दिक्कत है।
ठीक है, तो इसलिए हमको क्या चाहिए कि हमारा जो है सेटिंग टाइम एक ऐसा होना चाहिए ना कि जिसमें कि तुरंत वो जमे नहीं, कुछ देर तक वो जमना नहीं चाहिए। समझ गए? तो अगर सेटिंग टाइम कम करना है तो हम लोग रिटार्डर का प्रयोग करते हैं। एक्सीलरेटर, अगर आपको सेटिंग टाइम बढ़ाना है, किसी किसी कंडीशन में हमको क्या चाहिए होता है, सेटिंग टाइम की हमारा बहुत ज्यादा रहे, ठीक है, तो वहां पे एक्सीलरेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में हमारा जो है एक्सीलरेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारा एयर ट्रेन इन ट्रेनिंग एजेंट्स होता है, कुछ हमारा जो है एयर इन ट्रेनिंग एजेंट्स है। ये हमारा क्या करता है, improve freeze thaw resistance by creating small air bubbles that act as an प्रेशर रिलीफ पॉइंट। ये हमारा जो है प्रेशर रिलीफ पॉइंट के रूप में काम करता है, जो कि हमारा एयर बबल क्रिएट करने में मदद करता है। तो ये हमारा ओवरऑल हो गया कि हमारा जो भी मेन कंस्टिट्यूएंट है, जैसे सीमेंट हो गया, एग्रीगेट में ये आपका क्या हो गया, गिट्टी बालू दोनों आ गया। एग्रीगेट में जो है तुम्हारा गिट्टी बालू दोनों आ गया। एडमिक्सचर भी डालते हैं। पानी के बारे में यहाँ पे हम चर्चा नहीं किए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, पानी हमारा क्या होगा, जितना फ्रेश रहेगा उतना अच्छा है कि नहीं। अल्कलाइन या एसिडिक वाटर हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, न्यूट्रल या नॉर्मल वाटर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर का न्यूट्रल या नॉर्मल वाटर का प्रयोग करेंगे कंक्रीट बनाने के लिए, ठीक। तो ये हमारा जो है पहला एकदम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंक्रीट से रिलेटेड था, ये हो गया है। दूसरा हमारा क्या है, रिसाइकल्ड एग्रीगेट्स फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। देखिए, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट किसको कहा जाता है, पहले ये समझिए। कंस्ट्रक्शन करने का मतलब कोई भी चीज निर्माण हो रहा है, जैसे बिल्डिंग बन रहा है, रोड बन रहा है, डैम बन रहा है, वो हो गया कंस्ट्रक्शन। डिमोलिशन मतलब किसी चीज को क्या किया गया, तोड़ा गया है, ठीक है, जैसे कि रोड को तोड़ा गया है, डैम को तोड़ा गया है, खास करके बिल्डिंग वगैरह को तोड़ा गया है। तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, डिमोलिशन। डिमोलिशन मतलब तोड़ना, कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण करना। तो जब भी हम लोग रोड, डैम, बिल्डिंग या किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन या करते हैं या फिर उसको तोड़ते हैं, तो वहां से हमारा भारी मात्रा में कुछ कुछ मटेरियल निकल के आता है। अगर वही चीज किसका बना हुआ है, जैसे रोड जो है हमारा गांव सब में जो पीसीसी सड़क बनता है, ठीक है, तो अगर वही चीज हमारा डैम में कंक्रीट हो गया, बिल्डिंग में कंक्रीट हो गया, ये सब में क्या होता है, कंक्रीट पाया जाता है, ठीक ना। तो अगर ये जो कंक्रीट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अगर रिसाइकल कर ले, मतलब इस कंक्रीट को हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ेंगे, तो वो किस चीज का काम कर सकता है, एग्रीगेट का काम कर सकता है। बात समझ में आ रही है? ये जो हमारा कंक्रीट आता है, इसको अगर हम छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ेंगे, तो ये हमारा किस चीज का काम कर सकता है, एग्रीगेट का काम कर सकता है, ठीक है। तो वही चीज हमारा कर रहा है कि कंक्रीट को अगर रिसाइकल करके एग्रीगेट बनाया जाए, कौन सा कंक्रीट को रिसाइकल करके एग्रीगेट बनाया जाए, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट के कंक्रीट को रिसाइकल करके एग्रीगेट बनाया जाए, तो हमारे पास जो है क्या क्या चीज देखने को मिलेगा वो बताना है आपको, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे वही सब चीज का चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्या क्या रहेगा इसमें, क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है, वो सब हम लोग सब देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है ये डेफिनेशन है, कि हमको पता चल सके कि ये क्या क्या रहा है, ठीक ना। एग्रीगेट्स डिराइव्ड फ्रॉम क्रस्ट कंक्रीट ब्रिक्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन डेब्रिस। इस एग्रीगेट में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे रिसाइकल्ड एग्रीगेट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वो एग्रीगेट जो कहाँ से आया है, कंक्रीट को तोड़ने से, ईटा को तोड़ने से, या फिर कंस्ट्रक्शन का जो भी बड़ा बड़ा पत्थर है, मलबा है, उसको तोड़ने जो आया उसको हम लोग रिसाइकल्ड एग्रीगेट कहेंगे। बात समझ में आ रही, इसमें प्रॉपर्टी क्या रहेगा, इसमें हमारा जो है हायर हायर वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी रहेगा, लोअर डेंसिटी रहेगा, लोअर स्ट्रेंथ कंपेयर टू नेचुरल एग्रीगेट्स, नेचुरल एग्रीगेट की तुलना में लोअर स्ट्रेंथ भी रहेगा। तो ये सब इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा इसका यूज क्या होगा, कॉमनली यूज कहाँ किया जाता है, नॉन स्ट्रक्चरल कंक्रीट में, रोड बेस में और बैकफिल मटेरियल में इसको जनरली इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ रही है? साथ साथ ये हमारा जो इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी देता है, ठीक ना। ये हमारा जो इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी देता है, जैसे कि हमारा जो रिड्यूसेस वेस्ट इन लैंडफिल, जैसे कि मान के चलो हमारा जो है, जैसे मान के चलो ये क्या कर, तुम जो भी कंक्रीट तोड़ के लाओ कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट से, ठीक है, उसको आप इधर उधर कहीं ना कहीं फेंकिएगा, है कि नहीं, कहीं ना कहीं फेंकिएगा, तो उससे अच्छा है कि आप उसका क्या कीजिए, रिसाइकल्ड एग्रीगेट तैयार कर लीजिए, मतलब उसको तोड़ के बड़ा बड़ा जो है गिट्टी तैयार कर लीजिए। अब वो आपका एग्रीगेट का काम कर जाएगा। तो हमारा जो भी वेस्ट है, खास करके कंक्रीट वाला वेस्ट है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकल करेंगे, तो इन्वायरमेंट के लिए फायदेमंद होगा। इधर उधर फेंकोगे तो हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, या कोई उतना यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। इससे क्या होगा, हमको नया एग्रीगेट इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, और नेचुरल रिसोर्स का कंजर्वेशन होगा, मतलब वो चीज हमारा जो है बचेगा, ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट को ये कम करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीज जो है ये सब फायदेमंद है, ठीक ना। अगला हमारा क्या है, एम सैंड। एम सैंड जिसको आप क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर्ड सैंड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी के समय में ना इसका बहुत डिमांड है। जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा जो है क्या है, एम सैंड है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये एम सैंड दिखता तो बहुत अच्छा है, ये होता क्या है, पहले ये बताइए बना कैसे।
तो यहाँ पे नाम से ही क्लियर लिखा गया मैन्युफैक्चर्ड, मतलब इसको जो है हम बनाए, ये ऐसा बालू है जिसको कि हमने क्या किया, बनाया। कैसे बनाया है सर, देखिए आपको बताते हैं। आर्टिफिशियल सैंड कहने का मतलब क्या होगा, जिस चीज को हमने खुद बनाया, जिसको इंसान ने खुद बनाया है, और ये चीज बना कैसे है, क्रशिंग से बना है। क्रशिंग किस चीज का, ग्रेनाइट और बसाल्ट की क्रशिंग से। मतलब ग्रेनाइट और बसाल्ट को हम लोग क्रश किए, छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा में बांटते गए, तो जब जो बालू मिला है तो वो हमारा क्या, आर्टिफिशियल सैंड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर्ड सैंड या एम सैंड भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है, ये मेनली बना कहाँ है, ग्रेनाइट और बसाल्ट के क्रशिंग से बना है। ठीक है, चलिए। इसका एडवांटेज क्या है, इसमें आपको यूनिफॉर्म साइज देखने को मिलेगा, मतलब इसका साइज वगैरह जो है एकदम एक समान रहेगा। फ्री ऑफ सिल्ट, इसमें कोई सिल्ट नहीं पाया जाएगा, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसमें जो है सिल्ट नहीं पाया जाता है, क्योंकि जनरली हमारा अगर बालू में मिट्टी उट्टी का कण रहा ना, तो हमारे जो है वो क्या होता है, नुकसानदायक हो जाता है, इसलिए हमारा इसमें सिल्ट नहीं पाया गया, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी नहीं, ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, एंड बेटर स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज, और ये बेटर स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज देता है। जो हमारा बालू जो है कहाँ से, रिवर से जो सैंड मिलता है, ठीक है, नदी का जो बालू है उससे बढ़िया ये प्रॉपर्टी देता है, कौन, एम सैंड। ठीक ना, तो इसलिए हम लोग जो है इसमें से मेन बात ये भी है, सिल्ट नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। ठीक है, तो वो सब की वजह से हम लोग एम सैंड का प्रयोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी बढ़िया है, इसी के लिए तो इंसान ने बनाया ना। अगर इसमें अच्छा चीज नहीं होता है तो इसको इंसान क्यों बनाता, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए नदी का बालू से अच्छा प्रॉपर्टी देता है, इसलिए हम लोग एम सैंड का प्रयोग करते हैं। अप्लीकेशंस हमारा क्या हो जाएगा, एम सैंड हमारा जो है कॉमनली कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कंक्रीट और मोटर प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया, मोटार प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। कंक्रीट और मोटार को बनाने में एम सैंड का इस्तेमाल किया जाता है, और ये नेचुरल रिवर सैंड का सब्स्टिट्यूट माना गया। नदी से जो बालू निकलता है, अगर वो चीज हम नहीं निकाल पाए, या नदी से बालू लाने में हमको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, एम सैंड का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर्टी भी अच्छा है और उसका क्या है, रिप्लेसमेंट भी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लाइट वेट एग्रीगेट क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है, लाइट वेट, वेट मतलब वजन और लाइट मतलब हल्का। तो एग्रीगेट जिसका वजन क्या हो, हल्का लगे। अब कोई भी चीज का वजन हल्का क्यों लगता है, ठीक है, तो इसमें लगने का कई सारा कारण है, आपको पहले बताते हैं। सबसे पहले तो इसका हम लोग टाइप्स देखते हैं लाइट वेट एग्रीगेट का। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड क्ले, सेल, स्लेट, प्यूमाइस, वोल्केनिक रॉक्स, तो ये सब हमारा जो इसका लाइट वेट एग्रीगेट का कुछ कुछ टाइप्स हो गया। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारा बनता कैसे, इसका प्रॉपर्टी का बात किया जाए तो लाइट वेट एग्रीगेट कहाँ लगाएंगे, जहाँ हमको लोअर डेंसिटी चाहिए, ठीक है, बेटर इंसुलेशन चाहिए। ठीक, ये सब हमारा इसका प्रॉपर्टी है, किस चीज का, लाइट वेट एग्रीगेट का। डेंसिटी कम होगा, बेटर इंसुलेशन देगा, रिड्यूस डेड लोड ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे कि मान के चलो हमारा जो है एग्रीगेट की वजह से, जब एक मिनट ऐसे बनाता है, जैसे ये हमारा कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये हमारा कोई बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग पे हमारा जैसे कि मान के चलो यहाँ पे एक लेयर तुम ढलैया का डाला है, ठीक है, तो बिल्डिंग पे ये सॉइल पे हमारा क्या आ जाएगा, ये ढलैया का वजन जाएगा, है कि नहीं। तो इस ढलैया में अगर हम लोग जो है हल्का क्वालिटी का गिट्टी डालेंगे, मतलब जिसका डेंसिटी कम है, ठीक ना, तो इसका वजन भी हमारा क्या होगा, जो भी हमारा लोड लग रहा है बिल्डिंग पे लगने वाला लोड कम होगा, क्योंकि सर गिट्टी का डेंसिटी कम है, गिट्टी का वजन कम है, तो हमारा बिल्डिंग पे भी कम वजन लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लाइट वेट एग्रीगेट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, अगर हमको डेड लोड कम करना है। डेड लोड मतलब जो फिक्स लोड होता है किसी भी बिल्डिंग पे, ठीक है, जैसे दीवार का लोड हो गया, स्लैब का लोड हो गया, ठीक है, जो क्या कहता है, और कॉलम का लोड हो गया, मतलब जो भी हमारा बिल्डिंग का फिक्स लोड है उसको हम लोग डेड लोड कहते हैं। ठीक ना, तो डेड लोड को हम लोग कम करने के लिए क्या करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। अब जो है ये डेड लोड कम क्यों किया जाता है, जैसे मान के चलो तुम हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हो, बहुत लंबा लंबा या बहुत ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या चाहते हैं, हमारा जो है बिल्डिंग अगर बहुत ऊंचा है, बहुत लंबा है, तो वहां पे हम लोग जो है भारी भारी मटेरियल देंगे तो बाद में क्या होगा, गिर भी सकता है, तो हम लोग वहां पे हल्का मटेरियल देते हैं। तो वैसे कंडीशन में हाई राइज बिल्डिंग में हमारा क्या लगता है सर, लाइट वेट एग्रीगेट जो है बहुत काम का है वहां पे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये चीज वहां पे हमारे लिए जो बहुत फायदेमंद होता है। प्री कास्ट कंक्रीट में भी हमारा जो है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, थर्मल इंसुलेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, लाइट वेट एग्रीगेट का एक रफ आइडिया मिल गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा जो ये क्या है, यूज ऑफ फ्लाई एश इन कंक्रीट। कंक्रीट में हम लोग फ्लाई एश का क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो ये रहा आपका फ्लाई एश का फोटो, आप फोटो देख के समझ सकते हैं ये फ्लाई एश है। तुमको लग रहा होगा ये सीमेंट जैसा है, लेकिन सीमेंट नहीं है, सीमेंट अलग होता है, फ्लाई एश अलग होता है।
ठीक ना। चलिए देखिए बताते हैं इसको, ये फ्लाई एश आता कहाँ से, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे फ्लाई एश का सोर्स क्या है। तो ये हमारा आता है कोल फायर्ड पावर प्लांट से आता है। हमारा जितना भी एनटीपीसी वगैरह है, या जो भी कोल फायर्ड पावर प्लांट है, जो भी हमारा पावर जनरेट करने वाला प्लांट है, जैसे एनटीपीसी वगैरह हो गया, तो वहाँ जब हम लोग कोयला वगैरह जलाते हैं, ठीक ना, तो वहाँ से जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, वो सारा आपका क्या हो जाएगा, वहीं से हमको क्या मिलता है, फ्लाई एश मिलता है। बात समझ में आ रही है। जो भी हमारा पावर प्लांट है, उसका जो भी हम लोग कोयला जलाने के बाद वेस्ट निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लाई एश कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, एक तरह का कोल फायर्ड पावर प्लांट का बाई प्रोडक्ट है। ये हमारा क्या है, बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट मतलब हमारा जो है जलने के बाद जो बचता है, एक तरह का आप वो काम कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, फ्लाई एश का क्या क्या बेनिफिट है, ये हमको वर्केबिलिटी में मदद करता है, इम्प्रूव्स द फ्लो ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का फ्लो को इम्प्रूव करता है, ड्यूरेबिलिटी में मदद करता है, इनहेंस रेसिस्टेंस टू सल्फेट अटैक एंड रिड्यूस परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी को कम करता है। सॉइल में आप पढ़े होंगे परमिएबिलिटी क्या होता है, परमिएबिलिटी को कम करता है, सल्फेट अटैक को भी क्या करता है, इनहेंस करता है, सल्फेट अटैक के रेसिस्टेंस को इनहेंस करता है, मतलब सल्फेट का अटैक नहीं पड़ने देता है। बात समझ में आ रही है। उसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी का बात किया जाए, रिड्यूसेस सीमेंट कंटेंट, सीमेंट कंटेंट को रिड्यूस करता है, ठीक ना। लोअरिंग कार्बन इमिशन, कार्बन इमिशन को क्या करता है, लो करता है। तो कंक्रीट में हम लोग फ्लाई एश देते हैं। अब फ्लाई एश हमारा जो है दो क्लास का होता है, फ्लाई एश को जो है दो कैटेगरी में बांटा गया, एक क्लास एफ फ्लाई एश, दूसरा क्लास सी फ्लाई एश। क्लास एफ फ्लाई एश में हमारा क्या होता है, लो कैल्शियम पाया जाता है, और क्लास सी में हाई कैल्शियम पाया जाता है। बात समझ में आ रही है। क्लास सी में हमारा लो कैल्शियम पाया जाता है, क्लास एफ में हाई कैल्शियम पाया जाता है। तो हमारे पास जो है फ्लाई एश दो तरह का होता है, क्लास सी और क्लास एफ। बात समझ गए। तो क्लास सी और क्लास एफ फ्लाई एश में हमारा जो डिफरेंट प्रॉपर्टी और उसका एप्लीकेशन पे हम लोग बात कर लिया जाए। क्लास सी फ्लाई एश हमारा जो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कंक्रीट को स्ट्रेंथ देता है, कब, अर्ली स्टेज में। ठीक है, क्लास सी कब देगा, अर्ली स्टेज में, ये हमारा जो है बहुत काम का आता है। ठीक है, क्लास एफ का बात किया जाए तो ये हमको कहाँ देता है, स्ट्रेंथ देता है, और रिड्यूस परमिएबिलिटी रिड्यूस करता है, कब, लॉन्ग रन में। ठीक है, मतलब लंबे समय के बाद जो है ये हमको क्या देता है, हमको स्ट्रेंथ अच्छा देता है। कौन, क्लास एफ फ्लाई एश हमको जो है लंबे समय के बाद बढ़िया स्ट्रेंथ देता है, ठीक ना। और क्लास सी कहाँ देता है, अर्ली स्टेज, मतलब शुरुआती दौर में, कंक्रीट के शुरुआती दौर में उसको बढ़िया स्ट्रेंथ देता है। ठीक, तो हम लोग ये समझ गए फ्लाई एश हमारा जो है दो तरह का होता है। चलिए आगे हमारा क्या है, यहाँ पे हम लोग दो चीज का बात करेंगे, एक फाइबर रेनफोर्स्ड का बात करेंगे, दूसरा सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट का बात करेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग जो स्पेशल टाइप्स का कंक्रीट अब देखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फाइबर रेनफोर्स देखते हैं। रेनफोर्स मतलब क्या होता है, जैसे तुम घर ढालते हो, तो ढालने में हम लोग क्या देते हैं, छड़ डालते हैं। ठीक है, हम लोग क्या डालते हैं, स्टील बार डालते हैं। ठीक ना, स्टील बार हमारा क्या, एक तरह का रेनफोर्समेंट है। स्टील बार क्या है, रेनफोर्समेंट है, जो कंक्रीट का क्या करता है, स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से हम लोग जब कंक्रीट बढ़ाते हैं, तो हम लोग जो है स्टील बार ना डाल करके स्पेशल टाइप ऑफ फाइबर डालते हैं। बात समझ में आ रही है। हम लोग क्या करते हैं, स्टील बार ना डाल करके स्पेशल टाइप ऑफ फाइबर डालते हैं, जिसको हम लोग फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट के नाम से भी जानते हैं। आइए समझते हैं क्या है फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। इसमें हम लोग दो तरह का फाइबर डालते हैं। ठीक ना, फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट में हम लोग जो है दो तरह का फाइबर डालते हैं। कौन कौन सा, एक मेटालिक फाइबर डालते हैं, दूसरा नॉन मेटालिक फाइबर डालते हैं। अब सवाल है, मेटालिक फाइबर मतलब जिसमें मेटल लाइक प्रॉपर्टी होगा। स्टील फाइबर्स इंप्रूव टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्टील फाइबर करने का मतलब जिसको तुम स्टील बार छड़ कहते हो, तो उससे हमारा क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है। आरसीसी में पढ़े होगे ना कि हम लोग छड़ कंक्रीट में क्यों डालते हैं, ताकि हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो सके। तो इसलिए अगर हम लोग मेटल फाइबर डालते हैं, जैसे कि हमारा छड़ वगैरह डालते हैं, तो उससे हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है, टफनेस इंप्रूव होता है, और क्रैक रेसिस्टेंस जो है ये सब इंप्रूव होता है। नॉन मेटालिक फाइबर्स जो है, नॉन मेटालिक फाइबर्स में हमारा क्या है, जो भी हमारा ग्लास हो गया, पॉलीप्रोपिलीन हो गया, कार्बन फाइबर हो गया, ठीक है, ये सब हमारा डक्टिलिटी इंप्रूव करता है, ड्यूरेबिलिटी वगैरह भी इंप्रूव करता है। बात समझ रहे हैं ना। और रिड्यूस श्रिंकेज क्रैकिंग, श्रिंकेज क्रैकिंग को भी रिड्यूस करता है, तो इसलिए हम लोग नॉन मेटालिक फाइबर्स भी डालते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस का अगर बात किया जाए, फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट का एप्लीकेशन कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है, पेवमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रियल फ्लोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टनल लाइनिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स रिक्वायरिंग क्रैक रेसिस्टेंस, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ का, पेवमेंट में, इंडस्ट्रियल फ्लोर में, टनल लाइनिंग वगैरह में। ठीक है, तो ये चीज आप देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट में ये सब ट्रेंड में फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट सब।
तो किसी भी एग्जाम में ये सब पूछने का चांस ज्यादा है। अगला हमारा क्या है, सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट। सेल्फ कंपैक्टिंग मतलब जैसे यहाँ नाम से क्लियर है कि अपना कंपैक्शन जो है खुद ब खुद कर लेगा। जैसे हम लोग कंक्रीट जब बनाते हैं तो उसमें एक काम करते हैं कंपैक्टिंग, ठीक है। कंपैक्टिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो है एयर जो भी उसमें फंसा हुआ है एयर बाहर निकल सके। कंपैक्टिंग नहीं करके वाइब्रेशन भी किया जाता है कहीं पे, ठीक ना। तो वो हमारा एयर बाहर निकल सके, एयर बाहर निकलेगा तभी तो हमारा क्या होगा, कंक्रीट जो है अच्छा होगा, ड्यूरेबल होगा, वर्केबल होगा, सॉरी वर्केबल नहीं ड्यूरेबल होगा, ठीक ना। तो ये सब चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ कंपैक्शन करते हैं कंक्रीट से, ठीक। अब इसमें जो है एक खास तरह का है सेल्फ कंपैक्टिंग। सेल्फ कंपैक्टिंग मतलब वो अपने आप बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। अपने आप जो है हमारा जो है सारा काम जो है खुद ब खुद हो जाएगा, अपने आप जो है वहां से कंक्रीट से एयर बाहर निकल सकता है। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट होता क्या है। कंक्रीट दैट फ्लोज एंड कंसोलिडेट्स अंडर इट्स ओन वेट विदाउट वाइब्रेशन। वाइब्रेशन आप देखिएगा, जहां आपका कंक्रीट का बल्क में काम होता है वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, वाइब्रेटर, ठीक है, जो कि थर्राते रहता है, थर 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 करते रहता है, ठीक है। तो वो हम लोग वाइब्रेटर डालते हैं ताकि हमारा जो कंक्रीट बढ़िया से हमारा जो है अपना असर दिखा सके, ठीक ना। तो ये हमारा जो है सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट में हमारा क्या होता है, जो भी हमारा कंसोलिडेशन जो भी होना है तो वो अपने वजन की वजह से ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक ना। उसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं, अपने वजन की वजह से वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरा इसका प्रॉपर्टीज का बात किया जाए तो हाई फ्लूइडिटी इसमें देखने को मिलता है। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में आप क्या याद रखिएगा, कंसोलिडेशन जो है अपने वजन की वजह से, ओन वेट की वजह से ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसमें वाइब्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस एक लाइन आप याद रखिएगा, आपका एग्जाम में जो है आराम से आप बता सकते हैं इसके बारे में। प्रॉपर्टीज का अगर बात किया जाए तो इसमें हाई फ्लूइडिटी देखने को मिलता है, रेसिस्टेंस टू सेग्रीगेशन देखने को मिलता है, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। यूज कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कम्प्लेक्स शेप में ये हमारा बहुत फायदेमंद है, हेविली रेनफोर्स सेक्शन में ये फायदेमंद है, एरियाज वेयर वाइब्रेशन इज डिफिकल्ट, जहां पे हमको वाइब्रेशन करना मुश्किल हो रहा है तो वैसे सिचुएशन में हम लोग ये सब चीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। क्योंकि देखिए हर जगह हम लोग जो वाइब्रेशन नहीं कर सकते हैं। तुमको एक बात मालूम है, पत्थर का सबसे बड़ा दुश्मन है वाइब्रेशन, ठीक ना। पत्थर का हमारा जो है सबसे बड़ा दुश्मन है वाइब्रेशन। तुमको अगर पत्थर तोड़ना है तो तुम वहां पे सिर्फ वाइब्रेशन कर दो, जब वो वाइब्रेशन होगा तो पत्थर ऑटोमेटिक टूट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बहुत जगह वाइब्रेशन कर नहीं सकते, तो जहां वाइब्रेशन नहीं कर सकते वहां पे कौन सा कंक्रीट काम आएगा, सेल्फ कॉन्क्रीटिंग कंक्रीट काम आएगा। आगे हम लोग देखते हैं हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो टॉपिक देखेंगे, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट और मिक्स डिजाइन देखेंगे। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। कंक्रीट विद इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, मतलब जैसे मान के चलो हमको क्या चाहिए, बढ़िया ड्यूरेबिलिटी वाला कंक्रीट चाहिए, ठीक है, जिसमें कंक्रीट ड्यूरेबिलिटी अच्छा हो, स्ट्रेंथ अच्छा हो, ठीक है, रेसिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अच्छा हो, मतलब कंक्रीट में अगर बढ़िया क्वालिटी चाहेंगे हम, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं ताकि कंक्रीट बढ़िया क्वालिटी का मिले, नॉर्मल कंक्रीट से बढ़िया कंक्रीट मिले, ठीक है, उसमें बढ़िया प्रॉपर्टी देखने को मिले, तो हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप होटल वगैरह लेने जाते हैं रेंट पे, ठीक ना, सॉरी होटल में जब आप चेक इन करते हैं तो आप देखते होंगे 3 स्टार होटल होता है, ठीक है, 5 स्टार होटल होता है। बात समझ में आ रही है, जैसे 3 स्टार में क्या मिलेगा, नॉर्मल फैसिलिटी मिलेगा, 5 स्टार में क्या मिलेगा, फैसिलिटी जो है बढ़िया मिलेगा। उसी तरीके से जो हमारा नॉर्मल कंक्रीट है वो आपका हो गया 3 स्टार। एचपीसी हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट वो क्या हो गया 5 स्टार, मतलब इसमें बढ़िया क्वालिटी या बढ़िया प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। क्या क्या बढ़िया प्रॉपर्टी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, रेसिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये सब चीज इसमें बढ़िया देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है, चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। इसमें अगला पॉइंट हमारा देखिए क्या है। अगला पॉइंट ये कहता है इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स का बात किया जाए तो इसमें क्या क्या गुण या लक्षण पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें लो वाटर सीमेंट रेशियो रहेगा, किसमें, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में। आपके लिए किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछता है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या उसका खासियत है। तो लो वाटर सीमेंट रेशियो, यूज ऑफ सप्लीमेंट्री सीमेंटियस मटेरियल, जो भी हमारा जो सीमेंटियस मटेरियल है उसका सप्लीमेंट्री इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग SCMS भी शॉर्ट में कहते हैं। अब ये कौन कौन सा सप्लीमेंट्री मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिलिका फ्लूम हो गया, फ्लाई एश हो गया, हाई रेंज वाटर रिड्यूसर हो गया, तो ये सब हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, परफॉर्मेंस सीमेंट का जो है एप्लीकेशन क्या है, कंक्रीट का क्या एप्लीकेशन है। तो ये ब्रिज में इस्तेमाल किया जाता है, हाई राइज बिल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है, मैरिन स्ट्रक्चर में जो है HPC इस्तेमाल किया जाता है। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट जो है कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिज में, हाई राइज बिल्डिंग में, मैरिन स्ट्रक्चर में।
हम लोग यहाँ से मिक्स डिजाइन समझते हैं। मिक्स डिजाइन हमारा करते क्यों है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये भी बताएंगे कि मिक्स डिजाइन होता क्या है, ठीक ना। जैसे तुम सुनते होगे इस तरीके से लिखा रहता है 1 2 4, ठीक है, या फिर 1:1.5:3, ठीक ना। इस तरीके से तुम देखे होगे, जब कंक्रीट पढ़े होगे तो वहां पे ये सब चीज बताया होगा। तो ये हमारा क्या रेशियो है, ठीक है। किस चीज का रेशियो है कि सीमेंट कितना रहेगा, पानी कितना रहेगा, बालू कितना रहेगा, गिट्टी कितना रहेगा, ठीक है। वो सब चीज का रेशियो है। जब हम लोग कोई भी कंक्रीट तैयार करेंगे तो उसमें जो भी मटेरियल है उसका क्या रेशियो रहेगा, कि कितना सीमेंट लेना है उसके तुलना में कितना बालू लेंगे, उसके तुलना में कितना गिट्टी लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि तुम एक बोरा सीमेंट ले लिए तो एक बोरा गिट्टी एक बोरा बालू डाल दोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसका एक फिक्स रेशियो तैयार किया जाता है। ये जो रेशियो है वो आपका क्या आता है, मिक्स डिजाइन के अंदर आता है, कि हम लोग जो है किस तरीके से उसका डिजाइन तैयार करेंगे, ठीक है। इस मिक्स डिजाइन आप नाम सुने होंगे, M20, M25, M30, ये सब आपका क्या मिक्स डिजाइन बताता है, ठीक है। कॉन्क्रीट का क्या बताएगा, मिक्स डिजाइन बताएगा। तो ये सब चीज है। आइए अब आपको मिक्स डिजाइन के बारे में थोड़ा और बताते हैं। मिक्स डिजाइन का ऑब्जेक्टिव क्या, मतलब ये मिक्स डिजाइन के पर्पस क्या है, तो टू अचीव द डिजायर्ड स्ट्रेंथ, आप डिजायर्ड स्ट्रेंथ को अचीव कर सकते हैं, एंड वर्केबिलिटी वाइल मिनिमाइजिंग कॉस्ट एंड मटेरियल्स, ठीक। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे यहाँ से देखते हैं कि मिक्स डिजाइन का क्या क्या मेथड्स है, ठीक ना। तो इसमें हमारे पास जो है एक कोड है IS 10-262, इंडियन स्टैंडर्ड मेथड ऑफ कंक्रीट मिक्स डिजाइन। इस कोड का हम लोग जो है फॉलो करते हैं। आप तो जानते हैं किसी भी काम के लिए हम लोग IS कोड को फॉलो करते हैं, ठीक है नहीं। तो मिक्स डिजाइन के लिए हम लोग ये IS कोड को फॉलो करते हैं 10-262। अच्छा, ये तो हो गया कि ये हमारा इंडिया के अंदर मिक्स डिजाइन के लिए फॉलो किया जाता है। अगर हम लोग इंडिया के बाहर देखेंगे, अमेरिका वगैरह में चले जाएंगे, तो उसमें हमारा जो है कहाँ से होता है, ACI मेथड से होता है। ACI मेथड क्या, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट, ठीक है। वो हमारा जो है मिक्स डिजाइन का मेथड तय करता है, ठीक है। और यही ACI मेथड जो है इंटरनेशनल लेवल पे जनरली यही इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ रही है। ये जो ACI मेथड है यही हमारा जो है इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए। तो हम लोग इंडिया के अंदर IS कोड इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, मिक्स डिजाइन के लिए। और अमेरिका या इंटरनेशनल लेवल पे ACI मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे अलग अलग देश का अपना अलग अलग मेथड भी है, समझ गए ना। चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लास्ट चीज इसमें थोड़ा देखते हैं, लास्ट में हमारा क्या है, कौन कौन सा पैरामीटर है मिक्स डिजाइन में, ठीक है। जैसे कि हम लोग जब भी मिक्स डिजाइन करते हैं तो हम लोग किस किस बात का ध्यान रखते हैं, सबसे पहले स्ट्रेंथ का ध्यान रखते हैं कि हमारा जो कौन सा स्ट्रेंथ को टारगेट किया जा रहा है, वाटर सीमेंट रेशियो मेरा क्या है, एग्रीगेट साइज क्या रहेगा, ठीक है, और वर्केबिलिटी क्या रहेगा। तो हम लोग जो है ये सब पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, मिक्स डिजाइन करते हैं। बात समझ में आ रही है। हम लोग जो भी मिक्स डिजाइन करते हैं वो किन किन बातों को ध्यान में रख के करते हैं, तो ये सब पैरामीटर को हम लोग ध्यान में रखते हैं। कौन कौन सा पैरामीटर ध्यान रखते हैं मिक्स डिजाइन करते समय, कि हमारा जो स्ट्रेंथ क्या मिलना चाहिए, कंक्रीट तैयार होने के बाद क्या इसमें स्ट्रेंथ रहेगा, वाटर सीमेंट रेशियो, पानी और सीमेंट का जो भी मात्रा रहेगा वो क्या होना चाहिए, एग्रीगेट का साइज क्या रहेगा, वर्केबिलिटी क्या रहेगा, वो सारा चीज यहाँ से तय होता है। बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। आगे हमारा क्या है, हैंडलिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट को हम लोग हैंडल कैसे करेंगे और उसको प्लेस कैसे करेंगे, ठीक ना। तो हैंडलिंग और ये प्लेसमेंट में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। जैसे कि मान के चलो अगर इसका ट्रांसपोर्टेशन का बात किया जाए तो कंक्रीट मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड क्विकली टू प्रिवेंट सेटिंग बिफोर प्लेसमेंट। जैसे कि मान के चलो जहाँ पे हम लोग कंक्रीट को मिक्स किए, जहाँ पे हम लोग जो है मसाला मिलाए, ठीक है, जहाँ पे हमको क्या करना है, काम करना है कंक्रीट का, तो वो ऐसा थोड़ी जहाँ काम करना है वहीं पे हम लोग मसाला मिलाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है। किसी किसी कंडीशन में भी हो भी सकता है, लेकिन जनरली हम लोग मिलाते कहीं और है और काम कहीं और करते हैं, ठीक। तो अगर आप सही से अथी नहीं कीजिएगा तो कंक्रीट वहीं पे जम जाएगा, ठीक है। अगर आप जल्दी से जल्दी उसको उठा करके वर्क प्लेस पे नहीं ले जाइएगा तो जहां मसाला मिला है मसाला वहीं पे जम जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन में हमारा क्या होना चाहिए, क्विकली ये काम होना चाहिए, एकदम तेजी से होना चाहिए। जैसे कि अब इसको हम लोग तेजी से कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग व्हील बैरो का इस्तेमाल करते हैं, चूटेस का इस्तेमाल करते हैं, पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कन्वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब के सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंक्रीट को तेजी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। मतलब जहां से मिला है, जहां मसाला तैयार किया और जहां काम हो रहा है वहां से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। आगे हमारा क्या है, प्लेसिंग का बात किया जाए। ये तो ट्रांसपोर्टेशन का बात हो गया। अब बात करेंगे किसका, प्लेसिंग का। हम लोग उसको कैसे कैसे
प्लेस करते हैं, मतलब वहां पे जगह पे कैसे पहुंचाते हैं। शुड बी डन यूनिफॉर्मली एंड टू अवॉइड सेग्रीगेशन। हम लोग जो है कंक्रीट जो भी डालेंगे, जो भी हमारा जगह कहाँ होने वाला है वहां पे हम लोग कंक्रीट जो भी डालेंगे उसको हम लोग यूनिफॉर्मली डालेंगे, मतलब सब जगह एक समान होना चाहिए, एक ही जगह जमना नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है, सब जगह जो है हमारा बराबर में होना चाहिए। प्रॉपर केयर शुड बी टेकन टू कंपैक्ट द कंक्रीट यूजिंग वाइब्रेटर्स टू अवॉइड वॉइड्स। ठीक है, प्रॉपर जो है हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर केयर मतलब ठीक से देखरेख करेंगे, और हो सकता है तो हम लोग कंपैक्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइब्रेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वाइब्रेटर से जैसे तुम कंपैक्ट करोगे ना तो हमारा जो है सब जगह एक समान कंक्रीट चला जाता है, मतलब यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म करने का मतलब क्या, सब जगह एक समान। जैसे आप देखिएगा स्कूल में यूनिफॉर्म चलता है, पुलिस वाला का यूनिफॉर्म, मतलब सब लोग एक जैसा दिखता है। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं कंक्रीट को कंपैक्ट करने के लिए वाइब्रेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा जो कंक्रीट सब जगह यूनिफॉर्मली फैल जाता है, मतलब सब जगह एक समान फैल जाता है। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, क्यूरिंग का बात करते हैं। क्यूरिंग मतलब जब हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं उसके बाद पानी वगैरह पटाते हैं ना। ठीक है, तो हम लोग जो क्यूरिंग का काम करते हैं तो उसके लिए आपको बता रहे हैं, एसेंशियल टू प्रिवेंट मॉइस्चर लॉस। ठीक है, हमारा जो मॉइस्चर लॉस नहीं हो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, क्यूरिंग करना पड़ता है। ठीक है, अगर मॉइस्चर लॉस हो गया तो श्रिंकेज हो सकता है, तो श्रिंकेज कम करते हैं, क्यूरिंग से हम लोग क्या करते हैं, श्रिंकेज कम करते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यूरिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, वाटर क्यूरिंग, मेम्ब्रेन क्यूरिंग या फिर स्टीम क्यूरिंग कर सकते हैं। क्यूरिंग मतलब क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन के बाद जो हम लोग दीवार पे या कंक्रीट पे पानी पटाते हैं उसी को हम लोग क्यूरिंग करते हैं। बात समझ में आ रही है, तो हम लोग जो है क्यूरिंग करेंगे, इसके लिए हमारे पास मेथड क्या, वाटर क्यूरिंग कर सकते हैं, मेम्ब्रेन क्यूरिंग कर सकते हैं, स्टीम क्यूरिंग कर सकते हैं। आगे हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ रिवाइब्रेशन ऑफ कंक्रीट। रिवाइब्रेशन जो है ये बहुत अच्छा चीज है। ठीक है, तो इसका क्या असर पड़ता है कंक्रीट पे। ठीक ना, तो हम लोग रिवाइब्रेशन क्यों करते हैं, इसका पर्पस पहले समझते हैं। तो रिवाइब्रेशन हेल्प्स रिमूव ट्रैप्ड एयर एंड वाटर। हमारा जो भी कंक्रीट में पानी फंसा हुआ है या एयर, सबसे खतरनाक कंक्रीट के लिए एयर होता है, हमको एयर कंक्रीट से निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारा जो है रिवाइब्रेशन किसमें मदद करता है, एयर और वाटर जो उसमें फंसा हुआ है, ट्रैप्ड मतलब जो फंसा हुआ है कंक्रीट में, उसको बाहर निकालने में मदद करता है, रिजल्टिंग इन डेंसर एंड स्ट्रॉन्गर कंक्रीट, जिसकी वजह से हमको डेंस और स्ट्रॉन्ग कंक्रीट देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है। चलिए यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं इसका बेनिफिट क्या क्या है। इम्प्रूव्स बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका इंप्रूव होता है, रिड्यूसेस ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कम होता है, एंड इनहेंसेस ड्यूरेबिलिटी बाय क्लोजिंग माइक्रो क्रैक्स। और जो है इसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ता है ताकि हमारा जो है माइक्रो क्रैक्स को क्लोज किया जा सके, जो छोटा छोटा क्रैक है उसको खत्म कर सके। लिमिटेशंस क्या क्या है रिवाइब्रेशन का, तो ये आपका रिवाइब्रेशन का बेनिफिट हो गया, पर्पस हो गया, तो सब चीज आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यही सब पूछता है। लिमिटेशन का अगर बात किया जाए, मस्ट बी डन बिफोर द कंक्रीट रीचेज इट्स इनिशियल सेटिंग टू अवॉइड डिस्टर्बिंग द बॉन्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो रिवाइब्रेशन आपको कब कर लेना है, इनिशियल सेटिंग से पहले। कंक्रीट का इनिशियल सेटिंग होने से पहले अगर रिवाइब्रेशन हो जाए तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो फिर हमारा क्या होगा, बॉन्ड में डिस्टरबेंस देखने को मिलता है। ठीक है, सही से फिर मजबूती नहीं मिल पाता है, बॉन्डिंग सही से हो नहीं पाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि इनिशियल सेटिंग से पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, सही से रिवाइब्रेशन कर देंगे। अगला हमारा क्या है, बिहेवियर ऑफ कंक्रीट अंडर वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लोडिंग देखते हैं कि अलग अलग तरह के लोडिंग में कंक्रीट का क्या क्या बिहेवियर होगा। फिर हम लोग इन्वायरमेंट मतलब किस माहौल में कंक्रीट को रखेंगे तो क्या देखने को मिलता है, गर्मी में क्या देखने को मिलेगा, बरसात में क्या देखने को मिलेगा, बरसात में खराबी हो जाता है, ठंडा के मौसम में क्या देखने को मिलता है, बर्फीला इलाका वहाँ क्या देखने को मिलता है। तो इन्वायरमेंट में वो सब चीज़ देखेंगे। यहाँ सबसे पहले हम लोग लोडिंग देख लेते हैं। लोडिंग में हमारा क्या असर पड़ता है, जैसे कि हम लोग कंक्रीट पे क्या क्या लोड लगता है, तो एक तरह का हमारा कंप्रेसिव लोड लगता है, या तो कंफर्म ही है। कंक्रीट परफॉर्म्स वेल अंडर कंप्रेशन। कंप्रेशन में कंक्रीट जो है बहुत अच्छा है। ठीक है, टेंशन में खराब है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आरसीसी छाड़ डालते हैं। बात समझ में आ रही है, तो कंक्रीट जो है हमारा टेंशन में जो, सॉरी, कंप्रेशन में जो है बहुत अच्छा है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव लोड के लिए बहुत अच्छा है, कंक्रीट पे असर बहुत अच्छा असर पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। शियर और फ्लेक्सर लोड के लिए अगर बात किया जाए, रिक्वायर्स रेनफोर्समेंट टू रेसिस्ट फेलियर अंडर शियर एंड बेंडिंग। शियर और बेंडिंग के केस में हम लोग को क्या चाहिए, रेनफोर्समेंट चाहिए कंक्रीट में, नहीं तो फिर वो तुरंत फेल कर जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कुछ हम लोग टॉपिक क्या देख रहे हैं कि किस किस तरह का लोड में, जैसे अगर शियर लोड लगेगा, फ्लेक्सुलर लोड लगेगा और वहां पर रेनफोर्समेंट नहीं, तो हमारा कंक्रीट क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। लेकिन अगर कंप्रेसिव लोड लगेगा कंक्रीट के ऊपर तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कंक्रीट जो है टेंशन में कमजोर होता है, कंप्रेशन में तो ये चैंपियन है।
आगे हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस का बात किया जाए। इन्वायरमेंटल कंडीशंस का अगर बात किया जाए तो इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर वेरिएशंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर हमारा टेम्परेचर वेरिएशंस ज्यादा है तो हमको क्या होगा, इसमें दिक्कत हो सकता है। फ्रीज थॉ साइकिल्स कैन लीड टू क्रैकिंग इफ नॉट एयर इंट्रेंट, अगर हमारा जो है एयर इंट्रेंट सही से नहीं होता है, ठीक है, तो हमारा फ्रीज थॉ साइकिल की वजह से क्या हो सकता है, क्रैकिंग देखने को मिल सकता है। तो अगर कॉन्क्रीट क्रैक कर गया तो आपका किसी काम का नहीं है कि नहीं, फिर वो देखने में खराब भी लगता है। चलिए, तो टेम्परेचर वेरिएशन हमारा जो है बहुत खतरनाक है इन्वायरमेंटल कंडीशन के नाम पे। इसी के लिए आपको हम स्टार्टिंग में बोले थे कि हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग बताए थे कि अगर टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे हम लोग को कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन देखना है। अगर हमारा जो ठंडा इलाका है, ठीक है, तो वहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन के समय कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। केमिकल अटैक भी देखना पड़ेगा, जैसे कि हमारे जो आसपास वातावरण है, जैसे मान के चलो तुम मसाला मिला के छोड़ दिया, ठीक है, तो मसाला मिला के छोड़ दिया तो उस पर बहुत तरह का अटैक हो सकता है। जैसे उस पर सल्फेट अटैक हो सकता है, उस पर सल्फेट का अटैक हो सकता है, क्लोराइड्स का अटैक देखने को मिल सकता है, या फिर एसिड्स का भी अटैक अगर हो गया, ठीक ना। जब तुम उसको खुला में छोड़ दे तो उस पर कुछ भी आ सकता है ना, सल्फेट भी आ सकता है, क्लोराइड भी आ सकता है, एसिड वगैरह कुछ भी आ सकता है, जिससे कॉन्क्रीट क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, कंक्रीट क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, मतलब उसका क्वालिटी खराब हो जाता है। अब जो चीज चाहिए वो हमको मिलेगा नहीं, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए फिर, प्रोटेक्टिव कोटिंग और एडिटिव्स वगैरह चाहिए होता है। ठीक है, मॉइस्चर का बात किया जाए, एक्सेसिव मॉइस्चर कैन कॉज स्पॉलिंग और क्रैकिंग। ठीक है, तो अगर हमारा जो एक्सेसिव मॉइस्चर हो गया कंक्रीट में तो इसके वजह से हमारा क्या हो सकता है, स्पॉलिंग और क्रैकिंग दोनों देखने को मिल सकता है। बात समझ में आ रही है। तो हमारा जो है बहुत ज्यादा मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए कंक्रीट में, मतलब एक फिक्स मात्रा में रहे तो ज्यादा अच्छा है। मॉइस्चर का एक मतलब पानी वगैरह का जो भी बात किया जा रहा है। चलिए, अब हम लोग टेस्ट मेथड का बात करते हैं। ठीक है, टेस्ट मेथड का हम लोग बात करेंगे तो टेस्ट मेथड में हम लोग जो है सबसे पहले दो तरह से टेस्ट देखते हैं, एक फ्रेश कंक्रीट के लिए, एक हार्डेंड कंक्रीट के लिए। फ्रेश कंक्रीट मतलब जो अभी मसाला तुरंत मिल के तैयार हुआ उसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रेश कंक्रीट करेंगे। ठीक है, हार्डेंड मतलब जो मसाला सूख चुका है। ठीक ना, तो फ्रेश कंक्रीट में हमारे पास दो टेस्ट है, एक स्लम टेस्ट, दूसरा कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। स्लम टेस्ट का क्या काम है, मेजर्स वर्केबिलिटी। ठीक है, एक्चुअली में ये दोनों हमारा वर्केबिलिटी मेजर करता है। ठीक ना, ये दोनों हमारा जो है मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी में आएगा। तो हमारे पास जो है एक हमारा क्या है, स्लम टेस्ट है जो कि हमारा वर्केबिलिटी मेजर करेगा। तो ये हम लोग जैसे ही कंक्रीट तैयार किए उसी समय हम लोग स्लम टेस्ट कर लेते हैं। आप लोग कभी ना कभी कॉलेज लाइफ में या फिर जॉब वगैरह में कभी किए होंगे, या इंटर्नशिप वगैरह में कभी किए होंगे। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। ठीक है, जो कि हमारा डिग्री ऑफ कंपैक्शन क्या हुआ है, अचीव हुआ है, वो चीज हमको बताता है। डिग्री ऑफ कंपैक्शन के बारे में जानकारी देता है कौन, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। तो ये हमारा फ्रेश कंक्रीट का टेस्ट है। ठीक है, जब हमारा कंक्रीट हार्ड हो जाता है, मतलब सूख चुका है, कंक्रीट बनाने के बाद सूख चुका है, तो सूखने के बाद देखेंगे ना कि उसमें क्या प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब हमारा कंक्रीट हार्ड हो जाता है, तो हार्ड होने के बाद हम लोग उस पर कुछ टेस्ट करते हैं, ये देखते हैं कौन कौन सा टेस्ट है। तो हार्ड एंड कंक्रीट पे हम लोग जनरली ये चार टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट और ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो हमारा जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो है स्ट्रेंथ बताता है किसमें, क्यूरिंग करने के बाद। ठीक है, और कितना दिन के बाद बताता है, जनरली हम लोग 28 दिन के बाद हम लोग ये सब चीज़ चेक करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा क्या है। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हमारा क्या बताता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर करता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट ये हमारा क्या बताता है, रेसिस्टेंस टू बेंडिंग हमको बताता है। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में देखते हैं कि अगर हमारा जो इन्वायरमेंट के करीब में जाएगा, ठीक है, जब हम लोग जो है उसको खुले वातावरण में छोड़ेंगे तो उस पर क्या क्या असर पड़ सकता है, तो वहाँ पे हम लोग जो है टेस्ट ऑफ परमिएबिलिटी करते हैं, सल्फेट रेसिस्टेंस टेस्ट करते हैं, फ्रीज थॉ ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, ये सब चीज़ हम लोग जो है वहाँ पे टेस्ट किया जाता है, ताकि हमारा जो है पता चल सके कंक्रीट पे क्या क्या चीज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर असर करने वाला है। जिस माहौल में कंक्रीट रहेगा वहाँ आसपास का जो है वातावरण कैसा, माहौल कैसा, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो है हार्डेंड कंक्रीट पे एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पे हम नाम लिखना भूल गए हैं, STRUCTIV, नॉन डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहते हैं। ये भी हमारा जो है हार्ड कंक्रीट पे ही इस्तेमाल किया जाता है, किस पे, हार्डेंड कंक्रीट पे इस्तेमाल किया जाता है। हार्ड एंड कंक्रीट में ये होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो खास तरह का टेस्ट है, ठीक है, तो उसमें दो तीन खास तरह का टेस्ट है।
पहला हमारा है रिबॉन्ड हैमर टेस्ट, जिसको हम लोग सिजमिट हैमर भी कहते हैं। एक हमारा क्या हो गया, रिबॉन्ड हैमर। देखिए टेस्ट तो बहुत सारा है ना, ठीक है, लेकिन जो सिलेक्टेड है वही बता रहे हैं, क्योंकि अगर सारा बता देंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा। आप नोट्स पढ़िए, आप कभी ना कभी कॉन्क्रीट तो पढ़े होंगे, ठीक है। तो कॉन्क्रीट जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत चीज़ बताएगा। जैसे इस वीडियो में हम जो है बहुत सारा चीज़ कॉन्क्रीट का नहीं बताएं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं आप पहले से कुछ कुछ जानते हैं, ठीक है। कॉन्क्रीट में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, तो आप वहाँ पहले पढ़े होंगे, हम ये मान के चलते हैं। चलिए, इसके अलावा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिबॉन्ड हैमर के बाद वो हमारा क्या, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। हमारा जो है ये क्या इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। तो ये सब हमारा जो है क्या, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, जो कि हमारे लिए क्या काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आइए आपको हम रिबॉन्ड हैमर के बारे में थोड़ा बताते हैं और समझ में आ रही है। तो रिबॉन्ड हैमर टेस्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिजमिट हैमर भी टेस्ट कहते हैं, सिजमिट हैमर टेस्ट भी कहते हैं। ये एक तरह का वाइडली यूज्ड क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है। नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब बिना उसको बर्बाद किए, तोड़ फोड़ किए हुए, ठीक है, हम लोग जो है कंक्रीट का टेस्टिंग करेंगे, इसलिए इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव कहा गया है, ठीक है। फॉर द असेसमेंट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यूनिफॉर्मिटी एंड क्वालिटी एलिमेंट्स ऑफ कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट को हम जमा दिए, जमने के बाद वो सूख गया, उसके बाद हम लोग जो है बिना कंक्रीट को छेड़छाड़ किए हुए हम लोग जो है टेस्ट वगैरह करते हैं, वो हमारा क्या है, रिबॉन्ड हैमर टेस्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग सिजमिट हैमर भी कहते हैं। और ये क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव, बिना उसको तोड़फोड़ किए हुए, ताकि हम लोग क्या पता कर सके, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता कर सके, उसका यूनिफॉर्मिटी पता कर सके, क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंक्रीट पता कर सके। तो ये सब काम के लिए हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको जितना भी टॉपिक हम कवर किए हैं इस वीडियो में, ठीक है, सारा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी दिक्कत है, ठीक है, तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अदर सोर्स से भी आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। और एक बात बता रहे हैं, अगर हो सकता है क्योंकि मटेरियल में अगर कहीं गलती से मिस प्रिंट हो जाए, मिस्टेक हो गया हो, ठीक ना, तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर यहाँ पे एरर है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, उतना ध्यान में रहता नहीं है, ठीक है। जब आप बड़ा लेवल पे काम कीजिएगा तो कुछ छोटा मोटा मिस्टेक हो ही जाता है, ठीक है। हमको गलती अपना मानने में कोई दिक्कत नहीं है आप सबके लिए। चलिए ठीक है, तो आप हमारा जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा, किसी भी तरह का चेंजेस वगैरह रहता है तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो सके। थैंक यू एवरीवन।